नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात जहांगीरपुरी हिंसा मामले की, जहां पर लगातार नेताओं के आने जाने का दौर जारी है। बात करें बीते कल की तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि की टीम वहां पहुंची थी, जिसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद के नेता कपिल खन्ना पहुंचे। कपिल खन्ना का कहना है कि हमें पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलना है, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। आपके कारण से हमको परिवार से नहीं मिलने दे रहे, आप थोड़ा समय हमें दे दीजिए, हम परिवार से मिलने, फिर आप जो चाहेंगे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। अभी आपकी क्या बात हुई है फोन पर? हम मिलेंगे परिवार से, हम परिवार से मिलने आए हैं, हमको यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं। किसके परिवार से मिलने आए हैं आप? जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पीछे जो महिलाएं हैं परिवार के अंदर, जो निरपराध हिंदू गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनको सही रूप से आर्थिक सहायता चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, वो हमारा राइट है। अपने सवाल ये नहीं, हम कोई सवाल का जवाब बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे कोई सवाल। इधर है आप लोग यहाँ। हाँ ठीक है, वो प्रशासन को हमने कहा है, प्रशासन जैसे हमको डायरेक्ट कर रहा है, अभी तक हम उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के परिवार से आप लोग मिलेंगे जा करके लगातार कह रही है उसको मिलने नहीं दिया गया जब से सुकेश जी मिलेंगे हम, जी मिलेंगे हम, जी मिलेंगे हम। पुलिस आप लोग को जाने दे रही है, अगर नहीं जाने देगी तो हम फिर दूसरे रास्ते बनाएंगे उनसे मिलने का। हम मिलेंगे, हमारे परिवारों को सहायता देने के लिए हमको पुलिस रोकेगी और हम रुक जाएंगे क्या? हम मिलेंगे। यानी अभी मैम हमारे पास जो बड़ा नाम है, जिस एक परिवार के सारे पुरुष गिरफ्तार हो गए हैं, केवल महिलाएं रह गई हैं परिवार में, हम पहले उस परिवार के पास जाना चाहते हैं बस। डेमोलेशन का शिकार जो मैम कोई नहीं, कोई अभी बाद में करेंगे, अभी उसके बाद में करेंगे। हाँ बाद में करेंगे, अभी हम डेमोलिशन पे मिलने नहीं आए, जो गिरफ्तार हुए केवल उस परिवार को मिलने के लिए आए। अभी हमारा दूसरा कोई फोकस नहीं है। प्लीज, हमारा विषय सिर्फ एक ही है, हम अपने कार्यकर्ताओं से और वो हिंदू भाई बहन, वो परिवार जो कि प्रताड़ित हुए हैं, जिन पर उस दिन अत्याचार हुआ है, हम उनसे मिलने आए हैं, हम उनसे भेंट करने आए हैं। सारे विषय आज नहीं उठा रहे, प्रशासनिक विषय ये सब हमारे नहीं है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। मैम आप लोग मिलने नहीं दे रहे, प्रशासन आपके कारण से उस परिवार के पास लोगों को जाने नहीं दे रहा। आप प्लीज थोड़ा देर इंतजार कीजिए, एक बार प्रशासन हमें मिलवा दे, हम उनकी सुन लें। अभी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अधिकारी हमारे साथ खड़े हैं, वो बताएंगे, पॉइंट कहा आपने, वो बताएंगे। प्लीज अभी आप थोड़ी देर देखिए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। हिंदू परिषद के नेता पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि लगातार हम ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, सुबह से पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता पहुंचे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। कुछ ही देर पहले आईपीएल के नेता भी, आईएमएल के नेता भी पहुंचे थे और उनसे भी बातचीत की हमारी संवाददाता तोशी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि इसी बीच एक नया मोड़ लिया है इस पूरे मामले ने। जहांगीरपुरी केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। जी हां, ईडी की एंट्री हो सकती है इस पूरे मामले पर। कमिश्नर की तरफ से जो चिट्ठी है उसमें बात साफ हो रही है कि अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन लिया जाए। ये खबर सामने आ रही है इस वक्त। तो जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा और फिर तोड़फोड़ हुई, उसके बाद हलचलें लगातार तेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों को जो तोड़फोड़ थी उस पर रोक लगा दी है। इस बीच आज वहां नेताओं का पहुंचना जारी है। सुबह विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, टीएमसी सीपीआई का डेलीगेशन भी आज हिंसा प्रभावित जहांगीरपुर जाएगा और इंडियन मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन जहांगीरपुर पहुंच गया है। बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्हें भी बातचीत नहीं करने दी गई। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को लेटर लिखा है। इनमें कमिश्नर ने ईडी को कहा कि जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन ले। बताते चले कि अंसार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था। और इसी पर अब पूरी अपडेट के लिए तोशी का रुख कर लेते हैं, जो सुबह से ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। तोशी, अभी फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर मौके पर इंडियन मुस्लिम लीग का डेलीगेशन यहाँ पहुंचा था, जिसमें 3 यहाँ पर सांसद आए थे। केरला, तमिलनाडु के यहाँ सांसद थे, मोहम्मद बशीर यहाँ पर थे और इन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लिया। और लेकिन यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस ने इनको इन्हीं बैरिकेड्स पे रोक दिया था। परमिशन नहीं मिली अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जो तीनों नेता यहाँ पर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जितने भी
यहाँ पर दिल्ली वाइट्स में जो पीड़ित परिवार है मुस्लिम के, उनके साथ हम मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और ये फाइंडिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कमी रही यहाँ पर, या फिर कहाँ पर ये जो क्लेम चल रहा है लगातार अंसार समेत जितने भी 25 आरोपी पकड़े गए हैं इसके ऊपर, तो ये जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इशू चल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें बात करने नहीं दिया गया है, यहीं पर इनको रोककर वापस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब शायद कुछ देर में यहाँ पर सपा भी मौजूद होने वाली है, सपा का एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आएगा, इसके अलावा टीएमसी का डेलीगेशन भी यहाँ पर जल्दी आ सकता है। नेहा, तोशी, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि मीडिया कर्मी भी मौजूद है, पुलिस बल भी मौजूद है और सुबह से जिस तरह से आप बता रही हैं कि अब चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है, अब पुलिस बल भी ज्यादा तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर ताकि नजर पैनी रखी जा सके। बिल्कुल नेहा, देखिए मैं आपको फिर एक बार तस्वीर दिखा रही हूँ। सुबह जो एफएम न्यूज़ आपको तस्वीर दिखा रही है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये देखिए बैरिकेड्स यहाँ पर है, पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। पहले कल यहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 चुकी है, इस समय पर 4 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और शायद अभी इसमें और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल मुस्तैद है प्रशासन, और क्योंकि अब यहाँ पर पॉलिटिकल डेलीगेशन लगातार आ रहा है, इस पूरे इशू को, इस पूरे इलाके पर अब सियासत लगातार गरमा रही है। जुम्मे की नमाज का भी जो वक्त है उस लिहाज से भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अब कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम डेलीगेशन आकर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लोगों से बात कर सकें। तो इस बीच खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को एक लेटर भी लिखा है और इस लेटर में जो आरोपी अंसारी है जिसके तार पश्चिम बंगाल से जुड़े होने की भी बात सामने आई थी, लगातार आप अपडेट भी दे रही हैं, और इसमें जो मुख्य आरोपी है अंसार, उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन लेने की बात इस चिट्ठी में कही गई है। देखिए बिल्कुल, जो 25 आरोपी है इनमें से 5 आरोपियों पे एनएसए लगाया गया है जिसमें अंसार का नाम भी शामिल है। अभी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि यहाँ पर जो इशू हुआ था हनुमान जयंती के मौके पर, ये बिल्कुल प्री प्लान था, ये ऐसा नहीं था कि अचानक से सडन वे में हुआ हो, ये बिल्कुल इसकी प्लानिंग की गई थी। बहुत बड़े लेवल पे सीडीआर में 30 नंबर निकले हैं, उस 30 नंबर में ये 3 यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है अंसार, दिलशाद और चिकना, इन तीनों के नंबर इसमें है। ये लगातार इन 30 नंबरों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कुशल चौक पर ये पहले से प्लान कर दिया गया था कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पूरे तरीके से यात्रा को बिगाड़ना है, इलाके को पूरी तरीके से भंग करना है, पत्थर, हथियार, पिस्टल सबका यहाँ पर इंतजाम किया गया था प्री प्लान तरीके से। इसी के तहत यहाँ पर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है कि अंसार को यहाँ पर मुख्य आरोपी भी करार कर दिया है। जी चलिए दोषी, आप नजर बनाए रखें क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ ही देर में डेलीगेशन पहुंचने वाला है। समाजवादी पार्टी या टीएमसी की बात करें, उन्हें लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है, कब तक ये डेलीगेशन पहुंचेगा यहाँ पर? और उससे पहले आप दिखा भी रही हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है लगातार लगाए जा रहे हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक ना हो पाए और साथ ही साथ कोई भी अप्रिय घटना फिर से यहाँ पर ना घटे, क्योंकि इस तरह से अगर डेलीगेशन पहुंचते रहेंगे, कोशिशें उनकी भी है कि बातचीत हो पाए लोगों से, तो माहौल खराब होने की यहाँ पर एक चिंता बनी हुई है। बिल्कुल, अब प्रशासन ने अपनी 2 आंखों के अलावा तीसरी आंख का भी इंतजाम कर दिया सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेरी मॉनिटरिंग स्पॉट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर पूरे इलाके पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी लगातार पूरे इलाके में जो निगरानी है वो बिल्कुल मुस्तैद कर दी गई है। सपा का जो डेलीगेशन है उसका समय जो मॉर्निंग में था 11:30 बजे का था, लेकिन अभी तक कोई डेलीगेशन यहाँ नहीं पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 2 या 3 बजे तक ये डेलीगेशन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सूत्र भी ये बता रहे हैं कि टीएमसी का डेलीगेशन भी उसके शायद कुछ देर के बाद या शाम तक यहाँ पर आ सकता है। ठीक है तोशी, ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच ये संघर्ष हुआ था जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय शख्स जख्मी हुआ था और पुलिस के मुताबिक संघर्ष के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थी। गाड़ियों को भी जला दिया गया था, पथराव हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से हथियार लहराए गए वो तस्वीरें आपको दिखाई, जिसके बाद अब मामला गंभीर हुआ और अब इस हिंसा पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन सियासत जारी है, उस पर अभी रोक नहीं लग पाई है। और आज 2 डेलीगेशन पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचेगा, टीएमसी का एक डेलीगेशन पहुंचेगा और उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए कांग्रेस कल पहुंची थी, कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा था।
जहांगीरपुरी से हम आपको बताते हैं कि जो बातचीत का सिलसिला है वो किस तरह से जारी है। आईएमएल के नेता यहां पर पहुंचे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। हमारी संवाददाता तोशी ने उनसे बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान दंगे की स्थिति पैदा हुई थी जहांगीरपुरी में, और इस वक्त एफएम न्यूज़ जहांगीरपुरी इलाके पे मौजूद है। और पीछे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि ये वो रोड है जहाँ से तमाम पॉलिटिकल डेलीगेशंस आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो रखा है। और इस वक्त यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग का डेलीगेशन आ रखा है, जिसमें 3 MP है जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मिलने आए हैं पीड़ितों से, जिनकी दुकानों को डिमोलिश किया गया है, जो आरोपी पकड़े गए हैं या जितने भी जो पीड़ित है जो दिल्ली राइट्स में पकड़े गए हैं, उन तमाम लोगों से ये यहाँ पर बात करने आए हैं और इस पूरे इलाके का मुआयना करने आए हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है। हालांकि अभी ये लोग मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है, तो शायद इनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार ये पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं। यहाँ पर DCP साहब भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सुबह VHP भी आया था, इसके अलावा अभी इंडियन मुस्लिम लीग भी है, लेकिन यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आज दंगों के 1 हफ्ते के बाद जुमे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में आज का जो दिन है वो उस पूरे इलाके में संवेदनशील है। बढ़ते आगे, देश भर में कोरोना के मामलों का जो ग्राफ है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सभी राज्यों ने कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ गाइडलाइन से कोरोना की इस लहर को रोका जा सकता है? क्या ये लहर थम पाएगी? हर दिन ऐसे ही कोरोना संक्रमण की दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन बढ़ते हुए मामलों को कोरोना की चौथी लहर माना जा रहा है। हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर दिल्ली में कोरोना के एक मरीज में ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2.1 म्यूटेंट की पहचान हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली को कोरोना केंद्र भी कहा जा सकता है। वहीं DBT की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के रोगियों में BA.2.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसका पता भी चल नहीं पाया है, जिस पर स्टडी लगातार की जा रही है। तो यानी ये कह सकते हैं कि अब ये मामला गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक नया सब वेरिएंट सामने आ गया है कोरोना का। नए म्यूटेंट के बारे में पता चला है BA.2.1 और जब से इसका पता चला है तब से कह सकते हैं कि चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सक्रिय केसेस की बात की जाए तो 14,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 54 लोगों ने दम तोड़ा है। कुल ये जो मामले हैं अब जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर हम अब फ्री हो चुके थे इस बीमारी से, सोच रहे थे कि अब जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, एहतियात हम कम बरत रहे हैं, उसका ये नतीजा एक बार फिर आपके सामने है चौथी लहर के रूप में। किस तरह से एक बार फिर कोरोना का अटैक हो रहा है। बात दिल्ली की जाए तो यहाँ पर 2000 पार हो चुके हैं मामले, जो बीते कल 1000 थे। अब आप सोचिए जरा कि कितनी तेजी से संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। दिल्ली में इसे केंद्र के रूप में देखा जा रहा है कि यहां पर मामलों में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। तो देश के कुछ राज्यों में बढ़ते संक्रमण के बीच ओमिक्रॉन के 2 नहीं बल्कि 8 नए वेरिएंट्स का पता चला है। इनमें से एक स्वरूप देश की राजधानी यानी दिल्ली में मिला है, जिसकी पड़ताल इंसोकॉग और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने शुरू की है। जानकारी मिली है कि वेरिएंट हाल ही में विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे कोरोना संक्रमित मरीज में मिला। चूंकि आनुवांशिक संरचना मौजूदा वेरिएंट की तुलना में एकदम अलग है, इसलिए दिल्ली की तरफ से आगे की जांच के लिए इसे इंसोकॉग भेजा गया। इंसोकॉग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के मौजूदा स्वरूप और उनके आनुवांशिक संरचना के साथ जब इसका मिलान किया गया तो ये BA.2.1 म्यूटेशन से मिलता जुलता है। हालांकि इसके जन स्वास्थ्य पर प्रभावों के बारे में जानकारी कोई अभी तक नहीं मिल पाई है और इसीलिए लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह देने भर से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है कि घबराना नहीं है, लेकिन एहतियात आपको बरतनी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही और कोरोना की चौथी लहर की दस्तक।
बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, एक बार फिर कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है, नए म्यूटेंट के बारे में भी पता चला है। फिलहाल देश की राजधानी की स्थिति क्या है कोरोना के मामले में? जी यहाँ बताना चाहूँगा, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहे हैं। अगर मैं ताजा मामले की बात करूँ तो अभी पिछले 24 घंटे का जो हेल्थ बुलेटिन है उसके अनुसार तकरीबन 965 नए मामले आए हैं और वही पॉजिटिविटी रेट 4 को पार कर गई है। तो मिलाकर के अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने जिस तरीके से दस्तक दे दी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है। और अब कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है, क्योंकि पिछले 20 तारीख को जो डीडीएमए की बैठक हुई उस बैठक के बाद भी दिल्ली में एक बार फिर से जब मास्क की एंट्री हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना ने जो लोगों को डराना शुरू किया, तो अब मास्क की एंट्री भी दिल्ली में एक बार फिर से हो गई है। यानी अजीत, ये तो तय है कि जिन जिन चीजों में या जो रिस्ट्रिक्शन थे, जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया था और जिनमें ढील दी गई थी, अब वो ढील फिर से बंद होगी या खत्म होगी, क्योंकि मास्क में छूट दे दी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज्यादा पालन नहीं कर रहे थे। यानी एक बार फिर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं अजीत, खबरें ये भी हैं कि ओमिक्रॉन के 1-2 नहीं, करीब 8 नए वेरिएंट्स का पता चला है और एक सब वेरिएंट जिसका पहला केस दिल्ली में मिला है, BA.2.1.2.1। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मामले नए कोरोना वेरिएंट ने भी एक बार दस्तक दे दी है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अस्पतालों में भी तैयारियां जारी है, दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है तमाम अस्पताल में, चाहे वो बेड की बात हो या फिर और कोई जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं की बात हो, कहीं ना कहीं क्योंकि चिंता का विषय डाल दिया है। हालांकि अगर हम पाबंदियों की बात करें तो जैसे 20 तारीख को डीडीएमए की बैठक हुई उसके बाद सबसे बड़ी जो पाबंदी, जो मास्क हटाया गया था, वो एक बार फिर से दिल्ली में मास्क की एंट्री हो गई। मास्क के लिए स्पेशली विशेष तौर पर बोल दिया गया है और मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यानी अजीत, अब मास्क एक बार फिर से दिल्ली में अनिवार्य हो गया है। आप दिल्ली में इस वक्त किस तरह के हालात देख पा रहे हैं, क्योंकि चिंता का विषय जिस तरह से एक बार फिर कोरोना बन गया है, क्या लोगों में वो डर, वो भय देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब लोग निश्चिंत हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि ये बीमारी से हम निजात हमें मिल चुका है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एफएम न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप घबराइए मत, लेकिन घबराने का मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात बरतना छोड़ दें। आपको एहतियात उतना ही बरतना है जितना हमने पहले 3 वेव्स में बरता, वरना चौथी लहर कितनी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है शायद हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हर बार ये कोई पहली बार नहीं, हर बार जब कोरोना को लेकर के जब ढील दी जाती है, पाबंदियों में छूट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है खुद जो लापरवाह हो जाते हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मार्केट में बड़ी संख्या में जो गैदरिंग की बात हो, लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर बार लापरवाही बरतने के बाद एक बार फिर से जो है कोरोना की एंट्री होती है और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ जब दिल्ली में फिर से जब मास्क या फिर अन्य जो कोरोना नियम है उसमें जब छूट दी गई तो लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की और उसका यही नतीजा है कि एक बार फिर ठीक है अजीत, ठीक है, मैं लौटूंगी अजीत आपके पास। और इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नरेश चावला जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं एक बार फिर तेजी से, क्या माना जाए कि चौथी लहर आने वाली है देश में? क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट की चर्चा हो रही है, BA.2.1.2.1 की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ केसेस हम देख रहे हैं, लेकिन इसको अभी लहर का नाम देना गलत होगा। इसको चौथी लहर ना कहा जाए। अभी तो बहुत ही स्ट्रे केसेस हैं, अभी तो ऑलमोस्ट 1-2 हजार केस हुए हैं। अभी इसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कोई लहर आने वाली है, क्योंकि लहर का नाम सुनते ही लोगों के दिल दिमाग पे एकदम एक दहशत फैल जाती है, वो भी बुरा काम करती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को इतना ही कहना पसंद करूंगा, यस, ये ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जो कि आ रहा है, XC है, और अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो केसेस बहुत ही माइल्ड हैं और बड़ी आसानी से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ये फैल पर बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तक मैं कहूंगा जो 3rd लहर में ओमिक्रॉन था उसके मुकाबले में हम इसको ऑन पेपर तो इसको ज्यादा माना जाता है, फैलता है, लेकिन रियलिटी हमने इतना भी देखा नहीं है। तो वी आर वॉचिंग।
डॉक्टर साहब, मैं डर का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डरना जरूरी भी है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम लापरवाही करेंगे, और लापरवाही का नतीजा आप देख पा रहे हैं। जिस बीमारी से हमें निजात मिलना शुरू हुई थी, रिस्ट्रिक्शंस कम होने लगे थे, हम थोड़ा फ्री हुए थे और लग रहा था कि अब ये बीमारी खत्म होने लगी है, लेकिन एक बार फिर उस बीमारी ने दस्तक दे दी है। लापरवाही का तो नतीजा कहेंगे हम इसे। इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं डर थोड़ा जरूरी भी है, उससे थोड़ा सा लोग फॉलो करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को इतना ही कहूंगा, काइंडली फॉलो द कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके सबसे जरूरी है यूज ऑफ मास्क। दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में वगैरह जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क का कंपल्सरी कर दिया गया है। वो 500 रुपए का पेनल्टी भी लगा दी जो इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ भाड़ जो हम हर जगह देख रहे हैं, शादियों में, सोशल फंक्शंस में, जिम्स में, ऑफिस में, मॉल्स में, तो कहीं ना कहीं हमें देखो कोरोना भी चलता रहे और जिंदगी भी चलती रहे। अब स्कूल खुल गए हैं, बार बार आवाज आ रही है कि स्कूल बंद कर दिए जाए, तो मेरे विचार में ऐसा ना किया जाए। लेकिन जो भी स्कूल अथॉरिटीज हैं वो बकायदा अपना पूरा सिस्टम ऐसे फॉलो करें कि जो भी वहाँ स्कूल टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सैनिटरी स्टाफ है, वैन वाला है, वो सब वैक्सीनेटेड होना चाहिए। प्लस ऐसे हिसाब बना दिया जाए, कोई नया नॉर्मल कहते हैं, इट इज कॉल्ड न्यू नॉर्मल। यदि स्कूल में जगह कम है तो बच्चे आधे एक दिन बुलाए जाए, आधे दूसरे बुलाए जाए। तो इस किस्म की कुछ इनोवेटिव चेंजेस हमें करनी चाहिए, ताकि देखिए अब 2 साल में इकोनॉमिक एक्टिविटी और बच्चों का भविष्य और उनके का कैरियर काफी खराब हो चुका है। तो अब हमें कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे काम भी चलता रहे और कोरोना भी चलता रहे। मैंने देखा है कई छोटे देशों में बकायदा लोगों ने मास्क को लगाने को एक जीवन शैली बना लिया है। हमारे देश में तो लोग ऐसा मास्क उतारा है कि सोचते हैं जैसे कोई। मेरा सवाल अगला मास्क से ही जुड़ा हुआ है कि आपको ये लगता है कि जिस तरह से मास्क फ्री कर दिया गया कई शहरों में कि आप मास्क मत पहने, कोई रोक टोक नहीं है। दिल्ली में भी हमने देखा बहुत सारे ऐसे राज्य कि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रहा, तो एक कारण आप इसे भी मानते हैं क्योंकि वो मास्क ना पहनने की वजह से भी, ये सबसे पहले आपने भी यही बोला हमारे चैनल के माध्यम से कि मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वो जरूरत खत्म हुई, एक बार फिर कोरोना की वापसी हुई। तो इतना ही सुझाव है आम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। अभी ये एनसीआर में ज्यादा है, कल कहाँ ज्यादा होगा हमें नहीं मालूम। तो मैं कहूँगा अगले कुछ महीनों के लिए डिस्पाइट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, चाहे 14 हो, गवर्नमेंट सख्ती करे न करे, स्वेच्छा से मेरे विचार में अगर लोग मास्क को अपना लेंगे तो मैं समझता हूँ भाई 70% क्लेश ऐसी कर जाएगा। यानी एक बार फिर आप सभी दर्शकों को ये ध्यान देना होगा कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, फिलहाल अगर दिल्ली के स्कूलों की बात की जाए तो वहां पर भी किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस या किस तरह के गाइडलाइंस जिन्हें फॉलो करने के लिए कह दिया गया है जो कंपल्सरी हो? जी मैं यहाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी राजधानी दिल्ली में जब 20 तारीख की डीडीएमए की बैठक हुई उसके बाद सबसे पहला जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात सामने आई वो तो मास्क की। वहीं स्कूल को लेकर के भी दिल्ली सरकार ने हालांकि साफ कहा है अभी स्कूल को बंद करने का ऐसा कोई नहीं है, स्कूल अभी कोई बंद नहीं होंगे, लेकिन स्कूल को भी स्कूल के लिए विशेष रूप से एसओपी जारी करने की बात कही है, जिसमें कोरोना के मद्देनजर विशेष सावधानियां बरती जाएगी और उसी सावधानियों के तहत स्कूल में लोगों को शिक्षा दी जाएगी। जी नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अजीत हमारे संवाददाता अभी जानकारी हम तक पहुंचा रही थी कि एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं कोरोना को देखते हुए, और डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि आप सभी लोगों को एक बार फिर से इन सभी तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, उनका पालन करना होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। जब हमने देखा कि पहली वेव कितनी खतरनाक थी और शायद पहली वेव के दौरान हम इस बीमारी की गंभीरता को भी जान नहीं पा रहे थे, उसका आंकलन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी वेव में हमने देखा हालात क्या थे, लोगों को किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को झेलना पड़ा, कितने अपनों ने अपनों को खो दिया। उसके बाद तीसरी वेव का हमने सामना किया और अब क्या देश चौथी वेव के सामने के लिए तैयार हो रहा है? मुझे लगता है कि हम सभी को उन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जो हमें पहले से ही कहा जा रहा है, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। जो वेरिएंट नई दस्तक दे रहे हैं, जिस तरह से BA.2.1 2.1 वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और अब ये भारत में मिला है, तो ऐसे में ये बढ़े ना, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दी उसके बाद किस तरह से मामले बढ़े।
अब ये मामले एक बार फिर बढ़े ना, और एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत ना बढ़े, परेशानी ना बढ़े, समस्याएं ना बढ़े, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद हालात हो जाते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। इसीलिए एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है 2 गज दूरी का पालन करना। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।